नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हमने आपसे पिछले वीडियो में वायुमंडल के संगठन एवं संरचना यानी कि पार्ट 1 वायुमंडल से संबंधित जो पार्ट 1 का वीडियो था वो लेकर आए थे। और उसमें हमने देखा था कि वायुमंडल का अर्थ क्या है, ठीक है। जिसमें हमने देखा था वायु का अलग का अर्थ क्या है, मतलब गैसों का मिश्रण आपका वायु कहलाता है। मंडल का मतलब होता है एक क्षेत्र जिसकी विशेषताएं एक जैसी हों। संगठन में हमने बात की थी कि ये जो आपका क्षेत्र है जिसकी विशेषताएं एक जैसी हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमने देखा था आपसे गैस, जलवाष्प, धूलकण, इसके बारे में हमने बताया था थोड़ा। इसके बाद हमने संरचना देखा था कि जो ये बना हुआ है, ये क्षेत्र है आपका, इसमें अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं। इन्हीं परतों को हम वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल की परतें कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था आपसे वायुमंडल के अर्थ यानी परिभाषा को देखा था। ये किस कारण से पृथ्वी से अलग नहीं होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं अलग होता है। इसका जो 99% भाग है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये भी हमने देखा था। और इस चित्र के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि वायुमंडल का महत्व क्या है, जिसमें हमने देखा था कि यह हानिकारक विकिरणों से यानी हानिकारक किरणों से जो कि सूर्य से आती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, जिसे हम पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। इसके बाद जो वायुमंडल का अगला महत्व है, तो मौसम और जलवायु पर जो भी परिवर्तन होता है वो कहीं ना कहीं वायुमंडल से ही रिलेटेड होता है, यानी कि मौसम और जलवायु के पैटर्न को निर्धारित करता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित भी करता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ जो जल चक्र है आपका, जल चक्र में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी पर जीवन होने के लिए वायुमंडल का होना अति आवश्यक है, ठीक है। जो आपका वायुमंडल है उसमें एक परत होती है ओजोन, जो कि रक्षा कवच के रूप में भी काम करती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपसे कल के वीडियो में चर्चा की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वायुमंडल के संगठन की, यानी कि जो ये वायुमंडल है आपका, ये किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, इस पर हम चर्चा करते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल का जो संगठन है यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसमें निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से तत्व हैं। पहला आपका है गैस, जलवाष्प और धूलकण, यानी जो आपका वायुमंडल है गैस, जलवाष्प और धूलकण से मिलकर के ही बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गैसों को, ठीक है। आपको पता है कि जो वायु है आपकी वो गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो भौतिक दृष्टि से, भौतिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। भौतिक दृष्टि से वायुमंडल में विभिन्न गैसों का जो सम्मिश्रण है, यानी कि जो वायुमंडल है आपका वो विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। और इसमें जो 10 प्रमुख गैसें वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो वो कौन कौन से 10 गैसें हैं दोस्तों। इनका क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला है N2, और ये 78.08% पाई जाती है, ये सबसे अधिक है। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट है, फॉर्मूला इसका O2 है, ये 20.95% पाई जाती है, ठीक है। आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.034 यानी 36 यानी लगभग 4.4%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जिनॉन 0.409% और हाइड्रोजन सबसे कम पाई जाती है 0.4 टाइम्स 0 और 5%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, और सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो आपकी हाइड्रोजन पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं हम।
अब हम एक एक गैस को देख लेते हैं कि इनका वायुमंडल में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो कि आपकी 78.08% पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं आपका कि ये जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कि निष्क्रिय भी गैस है और भारी गैस भी है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदामंडल और जैवमंडल में अलग अलग होता है। यानी कि जो नाइट्रोजन का चक्र है वायुमंडल से मृदामंडल में और जैवमंडल में चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, जो पेड़ होते हैं आपकी और पेड़ की जो जड़ें होती हैं, बेसिकली जो आपकी फलदार सब्जियां, जो फलीदार सब्जियां हैं, जैसे कि आपका जैसे दाल वाली जो फसलें हैं, जैसे आपकी अरहर है, चना है, मटर है, इनकी जो जड़ें होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखना है कि दाल वाली फसलों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि जो फसलें हैं आपकी, इनकी जो जड़ें हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से वायुमंडल की नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में शामिल करते हैं और जड़ों के माध्यम से ये पेड़ पौधों के विकास में मदद करता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम को याद रखना है आपको, और ये काम क्या है इसका, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देना। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी है। तो ये भी अगर आपसे कोई पूछता है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और दोस्तों, कि जो पेड़ पौधों की जो वृद्धि है वो किस गैस पर निर्भर करती है, तो नाइट्रोजन गैस पर ही निर्भर करती है। इसीलिए हमारे देश की जो मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जिससे यहाँ पर यूरिया का छिड़काव किया जाता है ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। इसके बाद बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। यह एक प्राणदायिनी गैस है, यानी प्राणदायिनी का मतलब जो जीवन देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी जीवधारी हैं वो O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम ही लोग अगर मान लो कि मनुष्य की बात करें तो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं सांस के माध्यम से, और सांस के माध्यम से जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलती है। तो इसी प्रकार आपके जितने भी जीवधारी हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, वो सभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इसलिए ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यह एक भारी गैस है। इस भारी गैस का जो संघनन है वायुमंडल के निचले भाग में पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल की जो 5 परतें हैं आपकी, तो वो वायुमंडल के निचले भाग में ही ऑक्सीजन का विस्तार पाया जाता है। और दोस्तों आग जलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होती है वो ऑक्सीजन ही होती है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर आप आग नहीं लगा सकते। इसीलिए जब आप देखते हैं कि अगर बोतल में आप जलती हुई चीज़ कोई डाल देते हैं तो वो तुरंत बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। आपको पता है दोस्तों कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ही पेड़ पौधे, ये सभी जीवधारी श्वास के माध्यम से उसे बाहर वायुमंडल में छोड़ते हैं। विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता यानी गैस कंसंट्रेशन में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो CO2 है, या जलवायु परिवर्तन के लिए तो वो भी CO2 है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए अगर कोई गैस जिम्मेदार है तो वो आपकी CO2 ही है। अब दोस्तों वहीं पर O2
का उपयोग आग जलाने में किया जाता है तो CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। यानी ये एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद अगली गैस है दोस्तों ओजोन। वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाए जाने वाले ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई यानी समताप मंडल पर है। तो ये आपको याद रखना है कि ओजोन गैस का जो सांद्रण है वो किस मंडल में है, तो समताप मंडल में है। कितनी ऊंचाई पर है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो ये आपको याद रखना है। ओजोन का काम क्या है, तो ओजोन सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों यानी कि UV अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है। ठीक है, यानी कि सूर्य से जो घातक किरणें आती हैं उन्हें ये रोक देती है। रोकने का मतलब दोस्तों छानने का काम करती है, छलनी के जैसा। ठीक है। वर्तमान में CFC का मतलब होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का क्षरण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो वो है CFC। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ही पहला एक समझौता हुआ था, या विश्व के नेताओं ने बैठ कर के समझौता किया था, जिसे हम नाम से जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैस यानी हैवी गैस हैं। ये भी आपको याद रखना है कि भारी गैस कौन सी हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भारी गैसें हैं। जबकि जो शेष गैसें हैं वो हल्की यानी लाइट गैसें हैं और वायुमंडल के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो भारी गैसें हैं वो वायुमंडल के निचले स्तर में पाई जाएंगी और जो हल्की गैसें हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाएंगी। तो आपकी भारी गैसें कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जितनी भी गैसें वो सब हल्की हैं जो वायुमंडल के ऊपर हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन अस्थायी गैस हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये स्थायी है, ये भारी गैस है लेकिन ये अस्थायी है। ठीक है। ओजोन हल्की है लेकिन ये अस्थायी है। ठीक है। जबकि जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन ये सभी स्थायी गैसें हैं। ठीक है। यानी इनकी मात्रा वायुमंडल में लगभग फिक्स रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत जो आपका अगला महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका जलवाष्प यानी वाटर वेपर। वायुमंडल में आयतानुसार यानी कि आयतन के अनुसार 4% जलवाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। यानी वायुमंडल में हमेशा 4% जलवाष्प रहता ही रहता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है तो वो 4% है। ठीक है। जो दोस्तों जलवाष्प है वो जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास होती है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हम पृथ्वी का चित्र बनाएं और ये आपकी भूमध्य रेखा है तो इसी भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा मिलेगी। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता चला जाता है, इसलिए जलवाष्प की मात्रा भी कम होती चली जाती है। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि भूमि से यानी कि भूसतह से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी से सतह से अगर ऊपर की ओर चलते हैं तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो जलवाष्प की मात्रा है उसका 90% भाग पाया जाता है। इसके बाद उसकी मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो जलवाष्प की मात्रा है वो महासागरों में ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा,
और जो मरुस्थलीय भाग हैं आपके, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि मरुस्थलीय भागों में वर्षा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा ही कम होती है। ठीक है। जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन, वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि वायुमंडल में आपकी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे कि वर्षा, टेम्परेचर, तापमान, सूर्य तप, ओला, पाला, कोहरा, ओश आदि जितने भी आपकी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, जैसे बादल बनना भी इसी में आता है, वो सब किसके कारण होता है? तो वो उसके लिए जलवाष्प ही जिम्मेदार आपकी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ज्ञातव्य है, यानी कि पता होना चाहिए आपको कि वायुमंडल में जलमंडल का 0.001% भाग ही सुरक्षित है, और जो जलमंडल का बचा हुआ भाग है वो महासागरों, सागरों और झीलों में पाया जाता है, और जलमंडल का केवल 0.001% भाग ही वायुमंडल में सुरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो पहुंचता कैसे है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेड़ पौधों के माध्यम से जलवाष्प, जो जल है, वाष्प रूप में वायुमंडल में पहुँचता है, जिसे ट्रांसपीरेशन, ठीक है, यानी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसके अलावा आपका इवेपोरेशन है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि ये दो ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से वायुमंडल में आपका जो जलवाष्प है वो पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद इसका कंडेंसेशन यानी कि संघनन होता है, और ये बादलों का निर्माण होता है। बादल आगे जाते हैं और इनके टेम्परेचर में कमी आती है लगातार, और जिससे ये जलवाष्प जो यहाँ से गई है वह बादल धारण नहीं कर पाते और उसका प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण होने लगता है। ठीक है, वर्षण आपका स्नोफॉल के रूप में हो सकता है, जल के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से आपका हो सकता है। ठीक है, और यही जल सरफेस रन फ्लो यानी कि भूमि पर बहते हुए जल के रूप में पुनः सागर, झीलों और समुद्रों में पहुंचता है, और साथ ही साथ ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी जमा हो जाता है, जिसे हम सबमर्सिबल के माध्यम से या रिंग मोर के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो ये जल चक्र होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों धूलकण यानी कि डस्ट, इसे एरोसोल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाला धूलकण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। आपको याद रखना है कि जल जो आपका वाष्पीकरण होकर ऊपर जा रहा था वो जमेगा किस पे, उसके लिए एक आधार होना चाहिए। तो वो आधार कौन प्रोवाइड करता है? तो धूलकण प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में जाना जाता है। धूलकण और सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, यानी जो धूलकण हैं वे सौर विकिरण को परावर्तन और प्रकीर्णन के द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखने वाला रंग जो लाल रंग होता है आपका, वो धूल कणों की ही देन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है आपको आकाश में, वो वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण होता है। और वर्णनात्मक प्रकीर्णन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो धूलकण जिम्मेदार हैं इसके लिए। ठीक है, ऊषाकाल और गोधूलि। ऊषाकाल का मतलब होता है दोस्तों कि जब सूर्य की किरणें बाहर नहीं निकलती हैं, यानी कि आप देखते हैं कि सूर्य निकलने से पहले कुछ वाइट कलर का प्रकाश होता है, उसे हम ऊषाकाल कहते हैं। और सूर्य डूबने के बाद भी आप देखते हैं कि कुछ समय तक वाइट कलर का प्रकाश रहता है, जिसे हम गोधूलि कहते हैं। ठीक है, तो ऊषाकाल एवं गोधूलि की तीव्रता और उसकी अवधि के निर्धारण में धूल कणों की प्रमुख भूमिका होती है। धूल कण धुएं के कण आर्द्रताग्राही नाभिक का भी कार्य करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो आपके धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, ये सभी ही धूल कण बनते हैं जाकर के वायुमंडल में, और ये सभी आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं। धूल कणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण या औद्योगिक क्षेत्रों में एवं न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा धूलकण कहाँ पाए जाते हैं?
तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो कि औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ पर उद्योग धंधे बहुत लगे हैं, और सबसे कम अगर पाया जाता है तो वो ध्रुवों के निकट पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं यहीं तक। आज हमने आपसे प्रमुख रूप से बात की है वायुमंडल के संगठन की, जिसमें हमने 3 चीज़ों को देखा कि गैस, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है। गैसों में हमने देखा सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, सबसे कम गैस कौन सी पाई जाती है। इसको हमने अलग अलग भी देखा कि नाइट्रोजन का क्या महत्व है, ऑक्सीजन का क्या महत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, ओजोन का क्या महत्व है। इसके साथ साथ जलवाष्प कितनी मात्रा में पाया जाता है, किन क्षेत्रों में अधिक होता है, किन क्षेत्रों में कम होता है, ये भी हमने देखा। इसका महत्व क्या है, ये भी हमने देखा। धूल कणों के बारे में भी देखा हमने कि ये किस तरह आर्द्रग्राही नाभिक का काम करते हैं, परावर्तन और प्रकीर्णन के माध्यम से आकाश को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये आपके सबसे ज़्यादा उपोष्ण और औद्योगिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सबसे कम ध्रुवों के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। ये आपका वायुमंडल से संबंधित पार्ट 2 था। ठीक है, तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।